हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम सॉइल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिससे हमारा जयन डीएमआरसी एलएमआरसी पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आपको एक और सूचना दे दूं, जिसने भी अभी तक अगर राजस्थान जयन का फॉर्म नहीं भरा है, 24 डेट से वापस 15 दिन के लिए डेट स्टार्ट हुई है, आप अभी जाके फॉर्म फिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सॉइल मैकेनिक्स। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सॉइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर हम आज सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सॉइल से। नंबर 1 है हमारे पास ग्लेशियल सॉइल, इसको हम ग्लेशियर सॉइल भी बोलते हैं। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फ के अंदर जो सैंड है, जो सॉइल है, वो हमारी ग्लेशियल सॉइल होती है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू आइस। ठीक है, मतलब जो हमारी मिट्टी, जो हमारी सॉइल आइस से बनती है, बर्फ से बनती है, उसे हम ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट सॉइल देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सॉइल है गंबो सॉइल। गंबो सॉइल आप ऐसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये सॉइल आपस में चिपकी हुई है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सॉइल चिपकी हुई है, तो मतलब इसमें स्टिकीनेस पाया जाता है, चिपकन की क्षमता पाई जाती है। उसे हम गंबो सॉइल कहते हैं। जो आपस में चिपकी हुई होती है उसे हम गंबो सॉइल यहाँ पे बोलते हैं। तो नोट कर लेते हैं। स्टिकी सॉइल, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम चिपकन। ठीक है, तो जिसके अंदर चिपकने की क्षमता पाई जाती है, जो आपस में चिपकी हुई होती है, उसे हम गंबो सॉइल बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट सॉइल देखते हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारी अलोवियल सॉइल, जो हमारी नदी के किनारे, जो बैंक होते हैं नदी के किनारे पे पाई जाती है, उसे हम अलोवियल सॉइल कहते हैं यहाँ पे। और ये अलोवियल सॉइल हमारी जो रनिंग वाटर होता है, जो पानी बहता हुआ पानी होता है, उसमें हमारी बनती है, और बहते बहते ये किनारों पे इकट्ठी हो जाती है। तो इसको हम क्या नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा सॉइल ऑन बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, कि ये नदी के हमारे किनारे पे पाई जाती है, और ये बनती कैसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड ड्यू टू रनिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एलोवियल सॉइल होती है, जो हमारे पानी के बहने से, जो हमारा बहता हुआ पानी होता है उसमें बनती है, और यह हमारे नदी के किनारों पे पाई जाती है। अब हमारी नेक्स्ट सॉइल हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेकस्ट्राइन सॉइल। लेकस्ट्राइन सॉइल मतलब जो हमारे नहरों, नदी, उनके अंदर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो वो हमारी लेकस्ट्राइन सॉइल होती है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सॉइल ऑन द सॉइल इन द स्टिल वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर पाई जाती है। और नेक्स्ट एक और पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉटम ऑफ द लेक। मतलब ये हुआ कि जो नहरों, इनके अंदर, पानी के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, उसे हम लेकस्टाइन सॉइल कहते हैं। आप ये बी पार्ट देख पा रहे होंगे, जो ये गीली मिट्टी है, तो अगर हम पानी के अंदर से मिट्टी निकालेंगे, वो कुछ इस तरीके की निकलेगी। तो ये हमारी होती है यहाँ पे लेकस्टाइन सॉइल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट सॉइल देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है टफ सॉइल। टफ मतलब थोड़ी हार्ड होती है। तो आप ये पार्ट सी, पार्ट ए इसमें देख पा रहे होंगे, जो ये हमारी सॉइल है, ये टफ नुमा आपको दिख रही है। ऐसे दिख रहा है जो कोई सीमेंटेड कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है। तो जो हमारी थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी ठोस होती है, वो हमारी यहाँ पे टफ सॉइल होती है। इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, वो होता है सीमेंटेड वोल्केनिक एश। ठीक है, तो जो सीमेंटेड वोल्केनिक एश नुमा होती है, वो हमारी टफ सॉइल होती है। ये थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी पठार, पठार आपने देखा होगा, उस नुमा हमारी ये सॉइल
होती है। ठीक है, तो अब हम हमारी नेक्स्ट सॉइल देखते हैं, मक सोइल। मक सोइल मतलब इसके अंदर हमारे पास सीवेज फैसिलिटीज पाई जाती है। ये दिखने के अंदर थोड़ी गंदी होती है, काले कलर की होती है, पर इसके अंदर वेजिटेशन वगैरह सारे हमारे ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर सीवेज फैसिलिटी यहाँ पे होती है, जो आप देख पा रहे होंगे थोड़ी गंदी टाइप की आपको दिख रही है, यही हमारी मक सोइल होती है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, सीवेज फैसिलिटी इसके अंदर नहीं होती है, नहीं होती है। ये मैंने क्रॉस साइन बनाया है, सीवेज फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये गंदी गंदी दिख रही है, ऐसे लग रहा है किसी नाली के अंदर से ये पानी आया हो, उसकी मिट्टी है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि ये पानी कुछ टाइम से भरा हुआ है और ये पानी गंदा होके इस टाइप की मिट्टी में बदल गया है। पानी ने मिट्टी का चेंज ऐसा कर दिया है, मतलब इसके अंदर पानी बह नहीं पा रहा है, तो इसके अंदर सीवेज फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं मक सोइल। अब हम हमारी नेक्स्ट सोइल देखते हैं। नेक्स्ट सोइल है हमारे पास एओलाइन सोइल। एओलाइन सोइल आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक ये रेत उड़ रही है, जो हमारी सोइल है वो उड़ रही है। तो मतलब जो सोइल हमारी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, जो मतलब हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बनती है, उसे हम कहते हैं एओलाइन सोइल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। विंड हवा कि हवा के कारण जो हमारी सोइल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और वहां पे धारण करती है, एक इकट्ठी हो जाती है, उसे हम कहते हैं एओलाइन सोइल। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट सोइल देखते हैं, मार्ल सोइल। मार्ल सोइल मतलब हमारी होती है जो हमारे जीव जंतु मरते हैं या फिर किसी को हम दफनाते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो उनके हड्डियों से, उनके शरीर से जो मिट्टी बनती है उसे हम कहते हैं मार्ल सोइल। इसको हम कह सकते हैं डेड सेल मास, मतलब जो हमारी मरे हुए जानवर, ठीक है, या फिर किसी अन्य जीव जंतु से बनती है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे मार्ल्ड सोइल। मतलब इसके अंदर हमारे किसी जीव जंतु के मरने से आप देखते हो कि वो थोड़े टाइम बाद सड़ के एक मिट्टी बन जाती है, तो वही हमारी यहाँ मार्ल्ड सोइल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी मैराइन सोइल। मैराइन सोइल हमारी होती है ऑन बैंक्स ऑफ सी। मतलब आपने बीचेस वगैरह देखे होंगे, जो हमारी समुद्र के किनारे पे होती है सोइल, वो हमारी मैराइन सोइल होती है। समुद्र के किनारे जो पानी के अंदर से बह के समुद्र के किनारे पे इकट्ठी हो जाती है, उसे हम कहते हैं मैराइन सोइल। मैं इसका फोटो इसलिए नहीं लाया क्योंकि आप जानते हैं बीचेस वगैरह आपने देखे हैं फोटोज में, तो वही हमारी मैराइन सोइल यहाँ पे होती है। अब हमारी नेक्स्ट सोइल है, नेक्स्ट है हमारी कोलोवियल सोइल, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो हमारी सोइल ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कोलोवियल सोइल। तो यहाँ पे हमने हमारी लगभग ऑलमोस्ट सारी सोइल यहाँ पे पढ़ ली है। मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट हमारे पास थी ग्लेशियल सोइल, इसे हम ग्लेशियर सोइल बोलते हैं। जो हमारी बर्फ से बनती है उसे हम ग्लेशियर सोइल बोलते हैं, आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थी यहाँ पे गंबो सोइल, इसमें चिपकने की क्षमता पाई जाती है, जो चिपकी हुई मिट्टी होती है वो हमारी गंबो सोइल होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिट्टी आपस में चिपकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है अलोवियल सोइल, जो हमारे नदी के किनारे पाई जाती है और रनिंग वाटर के थ्रू बनती है, उसे हम अलोवियल सोइल बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है लेकेस्ट्राइन सोइल। लेकेस्ट्राइन सोइल जो हमारी नहरों के पानी के अंदर पाई जाती है, ठीक है, बॉटम ऑफ द लेक, वो हमारी लेकेस्ट्राइन सोइल होती है। आप ये बी पार्ट में देख पा रहे हो,
मिट्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे चिपकी हुई है और यहाँ पे किसी ने यहाँ पे उठा रखी है हाथ में, तो ये चिपकन की क्षमता की वजह से ही वो उस मिट्टी को उठा पा रहा है, तो उसे ही हम लेकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी टफ सॉइल, सीमेंटेड वोल्केनिक एश। ये आप देख पा रहे होंगे कि एक सीमेंटेड के नुमा हमें दिख रही है, पठार की तरह हमें दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं टफ सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास है मग सॉइल। मग सॉइल हमारे पास होती है जिसके अंदर सीवेज फैसिलिटीज नहीं होती है, पानी मिट्टी को सड़ा देता है, तो वही हमारी, ये हमारी ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, गंदगी नुमा आपको दिख रही है, तो यही हमारी मग सॉइल होती है, इसके अंदर सीवेज फैसिलिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एवलाइन सॉइल, जो हमारी हवा के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, वो हमारी एवलाइन सॉइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्ल्ड सॉइल। मार्ल्ड सॉइल हमारी होती है जो मरे हुए जानवर जीव जंतु से बनती है, उसे हम मार्ल्ड सॉइल कहते हैं यहाँ पे। मराइन सॉइल जो समुद्र के किनारों पे पाई जाती है, उसे हम मराइन सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी लास्ट कोलोवियल सॉइल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, वो हमारी कोलोवियल सॉइल यहाँ पे होती है। तो हमारी सॉइल लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मतलब हम ये है कि हमारी जो सॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वाटर या फिर एयर, वो कितनी मात्रा में पाई जाती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 फेज डायग्राम का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। रियल में ऐसा हम यूज नहीं करते हैं, बट हमें कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सोल्व करने के लिए 3 फेज डायग्राम का यहाँ पे यूज करना होता है। मैं 3 फेज डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। तो सबसे ऊपर हमारा वॉल्यूम होती है एयर की, ये हमारी एयर होती है। फिर हमारा वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, सॉइल होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे होता है वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ कुछ मात्रा में एयर है, कुछ में वाटर है और कुछ में सॉइल है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी जब भी निकालते हैं तो हम 3 फेज डायग्राम का यहाँ पे यूज करते हैं। और हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। कि कितनी मात्रा में हमारे पास एयर है और कितनी मात्रा में वर्ड्स के अंदर वाटर है, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे बताता है, ठीक है। कि हमारे कोई वर्ड्स है, समझिए कोई खाली जगह है, इसके अंदर अब कितनी मात्रा में एयर है और कितनी जगह पे यहाँ पे वाटर है, क्योंकि वाटर और एयर हमारी वर्ड्स के अंदर ही फिल होती है। अगर कोई खाली जगह होगी वहीं हमारी एयर ट्रांसफर होती है, वही हमारा पानी इकट्ठा होता है या फिर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर होती है, वो हमारी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स यहाँ पे होती है। तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, जो ये हमारा पोर्शन है इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट होती है, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो हमारे पास क्या होता है, वॉइड रेशियो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वॉइड रेशियो हमारे पास होता है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ई से डिनोट करते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई सॉलिड पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, वो रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए वर्ड रेशियो का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। वर्ड रेशियो को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और पोरोसिटी हमारे पास होता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू दी टोटल वॉल्यूम, ठीक है।
तो पोरोसिटी मतलब होता है कि जो टोटल हमारी सोइल की वॉल्यूम है, सपोज करिए आप ये, इसके अंदर जो वॉइड्स है उसे हम कहेंगे पोरोसिटी। और वॉइड रेशियो ये था कि जो हमारे कोई सॉलिड्स पार्टिकल्स है उसके अंदर अगर कोई वॉइड रेशियो है तो वो हमारा यहाँ पे वॉइड रेशियो होता है, अगर उसमें कोई वॉइड्स है। पोरोसिटी को हम परसेंटेज में यहाँ पे मेजर करते हैं, आप ये नोट कर लीजिए, परसेंटेज में हम नोट करते हैं, और वॉइड रेशियो को हम यहाँ पे डेसिमल में एक्सप्लेन करते हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वॉइड रेशियो हम डेसिमल में करते हैं और पोरोसिटी हमारी परसेंटेज में होती है। तो अब यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, जो टोटल हमारी वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्योंकि हमारी जो टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है, इसके अंदर क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और कोई सॉलिड्स पार्टिकल्स है। तो टोटल वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको हम इस तरीके से भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको ये सब यहाँ पे याद रहना चाहिए। इन सभी का यूज करके हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। वॉल्यूम हमारी टोटल, जैसे सपोज करिए ये कोई टोटल वॉल्यूम है, इसके अंदर क्या होगा, कोई सॉलिड्स होंगे, कहीं वॉइड्स होंगे। तो जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिलके क्या बनते हैं, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को समझ लिया है। अब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के अंदर हमारे पास एक रिलेशन होता है। रिलेशन में बताता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन एन एंड ई। तो यहां से रिलेशन क्या होगा, पोरोसिटी हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए आप, टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैंने जस्ट अभी आपको समझाया ये। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहां पे अगर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये +1, ये ऐसा हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी सॉलिड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी हमारे पास क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है +1। तो इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, n इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में, कि जो हमारा पोरोसिटी होता है वो होता है E अपॉन 1 प्लस ई। यहीं से हमारे पास दो और रिलेशन आते हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट नोट डाउन करें तो E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन। यहां से हमारे पास ये एक और रिलेशन निकल के आता है। ये दोनों रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। एक हमारा पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन है, ठीक है, और एक हमारा ये है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताता हूं, हमारा पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको हम यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां से मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है। सेम इसी तरीके से वॉइड रेशियो, तो यहाँ से हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा होता है मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहां से हमारा मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सॉइल के अंदर कितनी मात्रा के अंदर पानी है, वाटर कंटेंट हम उसी तरीके से निकालते हैं। सपोज करिए ये हमारा कोई जार है, अब इसके अंदर ये सॉइल फिल है और इसी के अंदर वाटर है, तो हम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं कि इस जार के अंदर
सोइल के साथ कितना पानी मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम वाटर का वेट, जो हमारा पानी का वजन है, उसको हम सोइल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकालते हैं, तो उसे हम वाटर कंटेंट यहाँ पे कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, मैं नोट करता हूं। रिलेशन आप याद रखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हमारे इन्हीं पे बेस्ड हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास वाटर कंटेंट क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ सॉलिड मतलब कोई सॉलिड है, इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो सोइल होगी और एक वाटर होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सोइल। ठीक है, क्योंकि हमारा वेट ऑफ सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर हमारा सोइल पार्टिकल्स भी होगा और वहां पे वाटर भी होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सोइल। ठीक है, तो मैं इसको आगे कैसे कर सकता हूं, डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर मैं यहां से डब्ल्यू एस कॉमन ले लू तो क्या हो जाएगा, ये +1। तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, मतलब यहाँ पे हमारे पास वाटर कंटेंट है, यहाँ पे W+1। यहां से हमारे पास एक रिलेशन ये निकल के आया है कि वाटर कंटेंट इक्वल्स टू W अपॉन 1+W। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 फेज डायग्राम में एक बात और समझ लेते हैं। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोइल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल, तो यहाँ पे हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सोइल, क्योंकि हमारा एयर का भी कुछ मात्रा में हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। पर अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सोइल की बात करें, वेट ऑफ सोइल, तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारी जो एयर होती है उसका हम वेट नेग्लेक्ट करते हैं, उसका वेट हम 0 कंसिडर करते हैं। तो वेट ऑफ सोइल हमारे पास क्या हो जाएगा, WW प्लस WS। आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा एयर का हम कुछ मात्रा में वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, पर हम एयर का वेट होता है पर हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नेग्लेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट में रिलेशन देख लिया है, हमने इससे पहले वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन देखा था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले से डायरेक्ट समझ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज के लिए हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट दोनों यहाँ पे मिक्स तरीके से हमें लग रहे हैं, वो भी हमारे वाटर को बताता है और ये भी हमारे वाटर को बताता है। पर अगर हम एक बात का ध्यान रखें कि वाटर कंटेंट हमारा यहाँ पे जो पानी का वजन होता है, वाटर का जो वेट होता है, वो हमें सोइल के रेस्पेक्ट में बताता है वाटर कंटेंट, और यहाँ पे जो हमें ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये वॉइड्स के रेस्पेक्ट में बता रहा है कि वॉइड्स के अंदर हमारा कितना वाटर है। एक पॉइंट से आप अगर समझिए हमारे पास ये कोई जार है, इसमें अंदर सोइल भरी हुई है, ये सोइल फिल कर रखी है हमने। अगर इसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो एक पॉइंट तक तो ये वाटर हमारा यहाँ तक फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे पानी को और डालें तो ये पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि अगर हम एक वॉल्यूम तक पानी फिल करें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बना रहता है, क्योंकि अगर हम यहाँ एक पॉइंट तक ही यहाँ पे फिल करके रखें तो ये जो नीचे पानी भरा हुआ है इसमें हमारा सैचुरेशन बना रहेगा। पर अगर हम यहाँ पे ओवरफ्लो कर दें तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीज होता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो एक पॉइंट तक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि अगर हमारा सैचुरेशन मतलब अगर हमारी सोइल ड्राई कंडीशन में है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में है, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन वहां पे 0 होगा।
और अगर हमारे पास और अगर हमारी सोइल मोस्ट सेचुरेटेड स्टेट में है तो हमारे पास एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100। कहने का मतलब है अगर हमारी सोइल ड्राई है, सूखी है, तो वहां पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 होगा। अगर वो सेचुरेटेड कंडीशन में है तो हमारे पास एस यहाँ पे होगा 100%। मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बताता हूँ। टेबल के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। अगर हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 25 से 50% है तो हमारी सॉइल डैम्प कंडीशन में है। ठीक है, अगर हमारा 50 से 75% है तो हमारी सॉइल मॉइस्चर्ड कंडीशन में है। ठीक है, अगर हमारा सॉइल 75 से 100% है तो वो हमारा सेचुरेटेड कंडीशन में है। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस पे बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। राजस्थान जयन अभी हमारी वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने फिल नहीं करे हैं तो अभी जाके फिल करें। अब हमारा पास नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, और आप यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। जो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो 0 से 100 तक यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके लिए लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि 0 से 100 तक लाई करता है। ठीक है, ड्राई से सेचुरेटेड कंडीशन तक। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट हमारे पास क्या होता है? एयर कंटेंट हमारे पास एसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एयर कंटेंट हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मतलब खाली जगह, कि हमारे पास जो खाली जगह है, समझिए वर्ड्स है हमारे पास, इन वर्ड्स के अंदर कितनी मात्रा में एयर है, खाली जगह में कितनी एयर है, वो अगर हमें फाइंड करना है तो उसे हम एयर कंटेंट का यहाँ पे यूज करते हैं कि खाली जगह में, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, खाली जगह में कितनी एयर, मतलब ये है कि खाली जगह में हमारे पास कितनी मात्रा में हवा है, वो हमारा एयर कंटेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर कंटेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। अब हमें बस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, इसने डायरेक्ट एयर कंटेंट बोला है इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स लिया है। अब यहाँ परसेंटेज, आप कभी भी परसेंटेज निकालते हैं वो पूरा 100 में से निकालते हैं किसी भी चीज का। जैसे समझिए आपका 20 मार्क्स है का है कोई एग्जाम, तो आप 20 मार्क्स वहां पे आपका 100% हुआ है, तो परसेंटेज मतलब टोटल वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मतलब पूरा, परसेंटेज मतलब पूरा यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एयर कंटेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में से, और परसेंटेज, परसेंटेज मतलब टोटल, कितनी है टोटल। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के अंदर हमारी कितनी एयर है वो हमारा परसेंटेज एयर कंटेंट होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है, आप रिलेशन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिलेशन पे ही हमारे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में नंबर्स यहाँ पे दिलाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन है। अब आपको एक बात पता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हमने 3 फेज डायग्राम में देखा था, बताता हूं एक बार कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है, ये आपको पता है। तो मैंने नोट डाउन कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैंने डिवाइड में इसको ले लिया है। अब हम इसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं? अगर आप यहां देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वोइड्स, हमारे पास क्या होता है, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट इसको हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस अब वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वोइड्स, मतलब हमारे वोइड्स के अंदर वाटर, तो वो हमारे क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट हमारा क्या था, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, मतलब पानी का हम वजन निकालते हैं सॉइल के रेस्पेक्ट में, वो हमारा वाटर कंटेंट होता था। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वर्ड्स के रेस्पेक्ट में अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल रहे हैं तो वो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया है, ये इक्वल टू 1 - एस। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं पे बेस हमारे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमारा हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ एनी मास टू दी यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ एनी मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यूनिट वेट ऑफ एनी मास, किसी भी मास का यूनिट वेट वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स हमारा कब लगता है, अगर आप किसी भी चीज को पानी के अंदर गिराएंगे तो आप जितनी स्पीड से उसको गिराते हैं वो उतनी स्पीड से पानी के अंदर नहीं जाती है, आपने ये देखा होगा। क्योंकि वो जो जो जिस चीज को हम पानी के अंदर गिरा रहे हैं, समझिए वो पानी के अंदर जाएगी तो वो क्या है, जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतना ही बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ हमारा लगेगा। तो जिससे हमारी वो वस्तु पानी के अंदर जाती है, कोई भी चीज हम गिराते हैं तो वो पानी में जाने के बाद स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हम वस्तु गिरा रहे हैं वो पानी के वजन से कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको समझ में आ गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स हमारा होता है कि हम किसी भी चीज को, आप कभी कॉइन को पानी के अंदर गिराइए, आप जितनी स्पीड से उसको गिराएंगे वो उससे भी कम स्पीड में पानी के अंदर जाने के बाद जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अगर हमारा कॉइन जितना पानी हटाता है उतना ही बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और वो उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करता है। इसकी वजह से पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट डाउन करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, हमारे जी की वैल्यू 2.6 से 2.75 होती है फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और हमारी जी की वैल्यू 1.2 से 1.4 होती है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। आप ये नोट डाउन करके लिख लीजिए कि हमारी जब जी की 2.6 से 2.75 होती है तो वो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल में होती है। अगर हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है तो वो हमारी 1.2 से 1.4 हमारे पास जी की यहाँ पे वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं। और आप एक और चीज नोट कर लीजिए, इन इंडिया जो हमारा जी हम मेजर करते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट वेट। यूनिट वेट हमारे पास अलग अलग होता है, ड्राई यूनिट वेट, सेचुरेटेड, सबमर्ज्ड, वो हम सब यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेट। यूनिट वेट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है W/V। अब W/V हमारे पास ये क्या है, टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ये वस्तु है, कोई भी मतलब आइटम है, ठीक है, इसका अगर हम देखें तो अगर इसका वेट और वॉल्यूम दोनों को अगर हम तो वो हमारा होता है यूनिट वेट।
ठीक है, कि हमारे पास ये कोई मास है। अब अगर इसका कितना वेट है, कितना वॉल्यूम है, अगर हम वो मेजर कर लें तो वो हमारा होता है यूनिट वेट। एक बार फिर से समझिए, ये हमारा कोई मास है। अगर हम इसका यूनिट वेट, मतलब इसका वेट और इसकी वॉल्यूम दोनों ही अगर हम मेजर कर लेते हैं तो वो हमारा होता है यहाँ पे यूनिट वेट। तो यहाँ से यूनिट वेट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसी की टर्मिनोलॉजी हमारे पास नेक्स्ट आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ड्राई यूनिट वेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेट हमारा गामा से ही रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे सिंगल यूनिट वेट था, अब यहाँ पे ड्राई लग गया है तो हम यहाँ पे डी लिख देते हैं। बस आपको इस तरीके से ये याद रखना है, गामा हमारा यूनिट वेट के लिए है। अब यहाँ पे ड्राई आ गया है तो इसलिए हमने गामा डी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ वेट ऑफ सॉलिड मतलब ड्राई है, तो मतलब हमारा कोई मास है वो पूरा ड्राई है, उसके अंदर सेचुरेशन नहीं है, कोई भी वाटर नहीं है, बिल्कुल सूखा है, ड्राई है, तो वो हमारा होता है यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट, वेट सॉलिड का पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, नेक्स्ट हमारे पास सेचुरेटेड यूनिट वेट। अब सेचुरेटेड यूनिट वेट वही हम यूनिट वेट को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हमारे पहले ड्राई था तो हमने डी लिखा था, इस बार हमारे पास सेचुरेटेड आया है तो इसको हमने सेट से रिप्रेजेंट करा है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है WS/V। इसका मतलब ये हुआ टोटल वेट ऑफ फुली सेचुरेटेड सोइल, मतलब जो सेचुरेटेड मतलब हमारी जो सोइल है उसके अंदर पानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेट है वो फुली सेचुरेटेड सोइल का वजन है उसकी टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब वेट ऑफ फुली सेचुरेटेड सोइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम, ये हमारा सेचुरेटेड यूनिट वेट होता है। ठीक है, मतलब सोइल हमारी कितनी वजन के अंदर सेचुरेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास होता है ये सबमर्ज्ड। ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। मैं इसको अच्छे से नोट डाउन करता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा अभी। हमारे पास ये क्या होगा, सबमर्ज्ड। ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब सबमर्ज्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे सबमर्ज्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे गामा डैश से। ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अभी हम समझते हैं ये क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट या फिर इसको हम बोलते हैं बायंट यूनिट फेट्स। ठीक है, यूनिट वेट। ठीक है, तो मैंने जो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो वहां पे एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल वहां नहीं, यहाँ वाला है। इसका मतलब ये हुआ बायोंट फोर्स हमारा क्या होता है कि हमारे पास समझिए कोई जार है, ये पानी से पूरा फिल है। अगर हम इसके अंदर कोई भी कॉइन, पेन या फिर कुछ भी डालेंगे तो वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। अब ये जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना ही हमारा बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब ये है कि हमारा कोई भी चीज पानी के अंदर डालेंगे तो वो सेचुरेटेड कंडीशन में हो जाएगी। सेचुरेटेड कंडीशन के अंदर अगर वो जितना पानी को डिस्प्लेस करेगी, जितने वाटर को डिस्प्लेस करेगी, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं गामा सेट। अगर वो पानी को हटाएगा जितना, उतना ही हमारा बायोंट फोर्स लगेगा, तो वही हमारा क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा कोई सेचुरेटेड कंडीशन है, वो अगर पानी के अंदर हम डालेंगे तो वो जितना पानी वहां से हटाएगी उतना ही बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ये आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमारा बायोंट फोर्स।
तो जितना हमारे पास सेचुरेटेड कंडीशन है उसमें से अगर हमारा वाटर हम हटा देंगे तो हमारा यहाँ सबमर्ज्ड कंडीशन आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब सबमर्ज्ड कंडीशन मतलब सेचुरेटेड में से हम वाटर माइनस कर दें तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ से सबमर्ज्ड कंडीशन। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी। इसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ये हमारे पास नोट करिए आप। यूज टू डिफाइन डेंसनेस। ठीक है, अब ये डिफाइन करती है डेंसनेस किस सॉइल की? कोहेजन लेस सॉइल की। कोहेजन लेस सॉइल। अब यहां पे हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई कि कोहेजन लेस क्या होता है। कोहेजन लेस हमारे पास ये होता है, कोहेजन लेस मतलब जो चिपकती नहीं है, मतलब उसमें चिपकन बिल्कुल ही जीरो होती है। जैसे आपने देखा होगा एक हमारे पास होती है ब्लैक कॉटन, काली मिट्टी, उसके अंदर आप हल्का सा पानी डालिए और उसको बोल नुमा बनाइए, वो आराम से एक बोल का शेप ले लेती है क्योंकि वो कोहेजन सोइल होती है, उसमें चिपकन की क्षमता पाई जाती है। और वही आप सैंड यूज करिए जो आप प्लास्टर वगैरह में यूज करते हैं या फिर घर की ईंट की चिनाई करने में यूज करते हैं, उसको आप बोल का शेप दीजिए, वो बोल का शेप नहीं ले पाती है क्योंकि वो हमारी सैंड कोहेजन लेस होती है, उसमें हमारे चिपकन का गुण नहीं पाया जाता है, वो आपस में चिपकती नहीं है, वो हमारी कोहेजन लेस सोइल यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आईडी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब ये क्या है? कोहेजन लेस आपको समझ में आ गया है कि चिपकने की क्षमता नहीं होती है, आपस में चिपकती नहीं है, वो हमारी कोहेजन लेस सॉइल होती है। और कोहेसिव सॉइल क्या होती है? फिर कोहेसिव सॉइल होती है जो आपस में चिपकती है। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब यहाँ पे ई मैक्स क्या है? ई मैक्स हमारे पास है यहाँ पे वॉइड रेशियो इन लूजेज स्टेट। अब कहने का मतलब ये हुआ, जब आप देखिए अगर हमारी सॉइल कुछ इस तरीके से है, दूर दूर है, लूज लूज है, तो वहां पे हमारे पास वॉइड रेशियो कम होगा, वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। ई मैक्स मतलब वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। मतलब देखिए आप अगर हमारी सॉइल कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वॉइड रेशियो बहुत कम है। ठीक है, अगर इसी सॉइल को हम कुछ इस तरीके से कर दें, ये हमारी सॉइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैली हुई है, तो ई मैक्स मतलब हमारा वॉइड रेशियो लूजेस्ट कंडीशन में ज्यादा है, यहाँ पे वॉइड ज्यादा है। तो ये यही कहना चाह रहा है यहाँ से कि वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, ई मैक्स मतलब वॉइड रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब हमारी सॉइल लूजेस्ट कंडीशन में हो, तो वहां पे वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर हम ई मीन बात करें, अब ई मीन क्या होगा? वॉइड रेशियो इन डेंसेट स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी सॉइल चिपकी हुई है, डेंसेट स्टेट है मतलब आगे पास में दबाई हुई है, मतलब उनमें ज्यादा गैप नहीं है, तो वहां पे हमारा वॉइड रेशियो कम होगा। वॉइड रेशियो ज्यादा कब? जब दूर दूर हो। वॉइड रेशियो कम कब? जब पास पास हो। तो यहां से हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि ई मैक्स वॉइड रेशियो ज्यादा है, उसमें से अगर हम वॉइड रेशियो माइनस करें, और वॉइड रेशियो ज्यादा में से अगर वॉइड रेशियो कम माइनस करें, तो वो हमारी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैंने आपका डाउट क्लियर करा दिया है। आप यहाँ पे ये डायग्राम रूप में आप ये बना सकते हैं, डायग्राम के शेप में, ताकि ये इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पे याद रहेगा। अब बात करते हैं हम रिलेटिव कॉम्पेक्शन। रिलेटिव कॉम्पेक्शन हमारे पास होता है आरसी, इसको हम आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये हमारा होता है कोहेसिव सोइल के लिए। मतलब सोइल हमारी चिपकी हुई कंडीशन में होती है। कॉम्पेक्शन मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई सोइल है, समझ लीजिए आप, जैसे मैं समझाता हूं आपको, कैसे बताऊं आपको, देखो एक सेकंड रुकिए। समझिए जैसे ही हमारे पास कोई सोइल है, ये गैप है, अगर मैं इसको दबाऊंगा, कंप्रेस करूंगा, कॉम्पैक्ट करूंगा, तो ये जो गैप है ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा रिलेटिव कॉम्पेक्शन यहाँ पे होता है। कोहेसिव सोइल मतलब चिपकी हुई सोइल, क्योंकि हम जितना ज्यादा उसको कॉम्पैक्ट करेंगे सोइल आपस में चिपक जाएगी। तो यहां से ये हमारा डाउट क्लियर हो गया है। कोहेसिव सोइल, रिलेटिव कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन मतलब दबाना, कॉम्पैक्ट करना। तो यहीं से हमारा ये हिंट हमें याद दिलाएगा। ये कॉम्पैक्शन मतलब, अब कॉम्पैक्शन कब होगा, कॉम्पैक्शन करने के बाद हमारी सोइल आपस में चिपक जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहां से, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 0.2 ID प्लस 80। अब ये क्या है भैया, अब इसको कैसे समझे हम, तो मैं समझाता हूं, देखिए आप, जैसे आप समझिए हमारा जो रिलेटिव कॉम्पेक्शन होता है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन हमारा यहाँ पे, एक सेकंड, वो हमारा यहाँ पे 80 से 100 के बीच में वेरी करता है। अब वो कैसे करता है, अगर आप यहाँ पे ID 100% 100 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 प्लस 80 मतलब 100। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली 80। तो जो हमारा RC होता है वो वेरी करता है 80 से 100 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कि रिलेटिव कॉम्पेक्शन हमारा कहां से कहां तक वेरी करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे, 70 से 100, 50 से 100। तो हमारे पास असली क्या है, जो सही है वो है 80 से 100। कैसे, अगर हम समझिए यहाँ पे 100 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 80, तो ये क्या हो जाएगा, 100। मतलब, और अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो तो इसका मतलब ये है कि 80 से 100 के बीच में हमारा ये वेरी करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल होती है। टेबल हमारे पास यहाँ पे SSC जैन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जैन वाले हमारे पास इतना हाई नहीं आता है, उसमें ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है, और सॉइल इंजीनियरिंग का पोर्शन हमारा ज्यादा होता है। तो अगर हम SSC जैन वाले हैं तो आप ये टेबल अच्छे से याद कर लें। इस साइड होता है हमारे पास ID और इस साइड होता है हमारे पास टाइप ऑफ सोइल। ID मतलब रिलेटिव डेंसिटी, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ठीक है, अगर हमारी ID 0 से 15 है रिलेटिव डेंसिटी, तो वो होता है हमारी वेरी लूज सोइल। ठीक है, अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी 15 से 35 होती है, तो वो हमारी होती है लूज सोइल। ठीक है, अगर इसी तरीके से 35 से 65 है, तो वो होती है सोइल मीडियम सोइल। ठीक है, अगर यही हमारी 65 से 85 है, तो वो हमारी होती है डेंस सोइल। ठीक है, और अगर ये हमारी 85 से 100 है, तो वो हमारी होती है वेरी डेंस सोइल। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 0 से 15 है तो वो हमारी लूज सोइल है, वेरी लूज सोइल है। 15 से 35 लूज सोइल है, 35 से 65 मीडियम है, 65 से 85 डेंस है, और 85 से 100 वेरी डेंस है। आपको ये टेबल याद रखनी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशन है इंपॉर्टेंट, इन्हीं पे बेस हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट रिलेशन है हमारा बिटवीन गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट, गामा मतलब यूनिट वेट, और डब्ल्यू मतलब वाटर कंटेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पे गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। सेकंड हमारे पास आता है
डब्ल्यू एस बराबर W अपॉन 1+W। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूं, कुछ आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम इस WS वाले को देखें तो वो कैसे सोल्व होगा। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट हमारे पास होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अगर हम दोनों साइड 1 1 ऐड कर लें तो ये कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1+W अपॉन WS। इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं WS, ये इस साइड आ जाएगा W अपॉन 1+W। ये तो बहुत सिंपल है, तो यही हमारा यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन E एंड N। अब E क्या होता है, E हमारा वॉइड रेशियो होता है, N क्या होता है भाई, N हमारा पोरोसिटी होता है। तो यहां से मैंने आपको पहले बताया है रिलेशन यहाँ पे फाइंड करके, N इक्वल टू होता है हमारे पास E अपॉन 1+E। यहां से एक और होता है हमारे पास E अपॉन N अपॉन 1-N। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले सोल्व करके बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है रिलेशन बिटवीन E W G एंड S। अब ये क्या है, तो E हमारा वॉइड रेशियो है, W हमारा वाटर कंटेंट है, G हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है और S हमारा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो अब हम ये फाइंड करके देखते हैं। अगर आपको पता है वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास अपॉन सॉलिड। अब मास ऑफ वाटर, अब मास ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तो यहां से हम मास ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहां से मास ऑफ सॉलिड को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल। मतलब जो हमारा वॉल्यूम है और यूनिट वेट है वो हमारा मास होगा, ठीक है ना। अगर हम 3 फेज डायग्राम में देखें, ये हमारा 3 फेज डायग्राम है, ऊपर हमारे पास एयर होती है, फिर हमारे पास वाटर होती है और ये सॉइल होती है। जो ये वाटर होती है हमारे पास, वाटर होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है वाटर का और यूनिट वेट भी होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे होते हैं। इसी प्रकार सोइल में भी हमारे पास यही कॉम्बिनेशन होगा। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अब आपको पता है हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं VW इक्वल्स टू VV मल्टीप्लाई S। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई S। और एक बात और आपको यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास G क्या होता है, G हमारे पास होता है गामा S अपॉन गामा W, मतलब यूनिट वेट ऑफ एनी मास अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास VW क्या हो जाएगा, VV प्लस मल्टीप्लाई S। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। ये S, ठीक है, गामा W अपॉन गामा S, इसको VS वॉल्यूम और गामा हमारा बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से G हो जाएगा, ठीक है, G प्लस गामा S। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे VW हमारे पास क्या था, VW हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाई S हमने लिख दिया, गामा S अपॉन VS हमारे पास क्या है, G है। गामा S को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये S, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है। तो मैं इसको E लिख सकता हूं अपॉन G, और हम क्या निकाल रहे हैं, W की फॉर्म में निकाल रहे हैं।
तो यहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन निकल के आ गया है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SEWG। तो ये क्या बन गया, ये से है, ये क्या बन गया, वाग। तो इसको आप याद रख सकते हैं सहवाग से। बहुत सिंपल है, सहवाग आपको याद रखना है। समझ लीजिए आपको वॉइड रेशो दिया हुआ है, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको एस कैलकुलेट करना है, तो आप याद रखिए सहवाग। सहवाग से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से रिलेशन आ गया है सहवाग। अब हमारे नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रिलेशन है यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, गामा डब्ल्यू और यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच में। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है गामा यूनिट वेट इक्वल टू होता है गामा डब्ल्यू, ठीक है, जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है, आपको याद रखना है ये, ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसी पे बेस्ड हमारे नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशन चलेंगे। देखिए कैसे, गामा हमारे पास हो गया है यूनिट वेट। अगर यही हम गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, अब ड्राई ड्राई आ गया है, इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैंने बताया 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ड्राई के लिए 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू जी, ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी हमारी 0 हो गई। तो यहां से क्या बचा, ओनली ये हमारे पास गामा डी का फॉर्मूला बचा, ठीक है। तो हमने गामा डी लिख लिया क्योंकि हमारे पास गामा डी की वैल्यू में एस इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यही बात हम गामा सेट के लिए करें, गामा सेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड यूनिट वेट। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा सेट हमारे पास एस क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू जी एस वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो ये हमारे पास गामा सेट का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। गामा सेट हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, यहां से गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड हम गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा सबमर्ज्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से आप देखिए, गामा सेट हमारे पास क्या है, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से गामा हमारे पास आएगा गामा सेट जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो हमारे पास गामा सेट भी यहां से आ गया है। बस हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, यूनिट वेट होता है हमारा गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई 1 प्लस ई। ड्राई अगर हम बात करेंगे तो एस हमारा 0 हो जाएगा, सेचुरेटेड की बात करेंगे तो एस 1 हो जाएगा। गामा सेट में हम वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमारे पास रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, एस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू अपॉन गामा 1 प्लस डब्ल्यू 1 माइनस जी, ठीक है। तो यहां से हमने ऑलमोस्ट सारे रिलेशन देख लिए हैं, मैंने आपको सोल्व करके भी बताए हैं, ठीक है। तो आज हमने सॉइल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सॉइल, ग्लेशियर सॉइल, एलोवियल सॉइल, गंबो सॉइल, टफ सॉइल, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 3 फेज डायग्राम हमारा। 3 फेज डायग्राम हमारा, एयर सबसे ऊपर होता है, फिर वाटर होता है, फिर सॉइल होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारी टोटल वॉल्यूम होती है, ठीक है। हमने वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये सब हमने पढ़ा। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी देखे,
सहवाग, 1/1 - E, हमारे पास पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में। अब आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे सॉइल मैकेनिक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मैं आपके पास लगभग 30 से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे जिससे आपका सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे यहाँ मोटिवेट हम होंगे, ताकि हम आपको मोटिवेट यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।